तो आज हम एम करीम के चैप्टर नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ अभी। एक नंबर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यानी कि वायर मैं ऐसे बनाऊंगा, कैसे? ये इनफाइनाइट लेंथ का है। कितना लेंथ का है? इसका लेंथ अनंत है, ये नीचे भी अनंत तक, ऊपर भी अनंत तक। इससे एक पॉइंट P है जो 1 मीटर की दूरी पे है। इसमें I करंट बह रहा है, 1 एम्पियर बह रहा है इसमें करंट। तो पूछ रहा है हमसे इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो देखिए P पॉइंट को मैं अगर ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वायर उससे मिलाऊंगा तो कैसे जाना पड़ेगा? यहाँ से जो लाइन खींचूंगा वो भी एकदम स्ट्रेट होगा, यानी कि कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होगा ये लाइन। तो ऐसा मानते हैं हम कि पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। तो इनफाइनाइट पे कब मिलेगा? जब इसके पैरेलल होगा। तो जो है ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा ठीक है। और फिर इसी तरह से नीचे भी कितना डिग्री होगा? ये 90 डिग्री। तो देखिए अब फॉर्मूला होता है, किसी वायर की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी P पॉइंट पे निकालना है तो ये एंगल अगर θ1 है, ये एंगल, ये वायर है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है, और फिर इसी तरह से ये पॉइंट P है और ये एंगल θ2 है। तो इस पॉइंट P पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है म्यू नॉट I, अगर इसमें करंट बह रहा है तो म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2 इतना होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर इस θ1 और θ2 का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। और तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B म्यू नॉट अपॉन 4π, I का वैल्यू है 1 और R का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है, और इंटू दोनों ऐसा यूनिट में है। और फिर साइन θ1 कितना होगा? साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और फिर साइन θ2 कितना होगा? ये भी होगा साइन 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 1 इंटू 2, म्यू नॉट अपॉन 4π 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4π। तो इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 10 की पावर -7। तो ये 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला आ गया। अब देखिए, अब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा? इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस वायर को मान लीजिए मैं मुट्ठी से पकड़ता हूँ और अंगूठा का ये जो डायरेक्शन है ये इस प्रकार रख रहा हूँ ताकि करंट के डायरेक्शन में ये अंगूठा बताए। ये अंगूठा बता रहा है कि करंट इधर बह रहा है। इस तरह से पकड़िए वायर को। अब देखिए ये हाथ कह रहा है, ये हाथ का जो ये वाला चीज़ है ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा इस वायर के चारों तरफ। मैं वायर को ये मान लूँ, कलम मान लूँ, तो कलम के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इस सर्किल में होगा। सर्किल कैसा होगा? इस तरह का होगा, इस तरह का, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो जब इस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, देखो इस पॉइंट पर आप बात कर रहे हो तो ये ऊपर से गया, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग नीचे जाता हुआ आपको दिखाई देगा, नीचे जाता हुआ। मैं एक बार पिक्चर से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पिक्चर से बनाऊँ। देखिए इसके चारों ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा यहाँ पर। तो ये देखिए ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऐसे ही जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है? ऐसे है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसके नीचे वाला पार्ट, उसको मान लीजिए अंदर है, इस कॉपी के अंदर है ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा अंदर है। तो इस समय यहाँ पर जो है क्या होगा? ये तीर कैसे होगा? इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेगा तो नीचे की डायरेक्शन में होगा ना टेंजेंट, इस सर्किल पे। ये सर्किल कुछ ऐसे होगा यहाँ पर, तो उसका टेंजेंट कैसा होगा? नीचे की तरफ। तो यहाँ पर इसलिए नीचे होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर नीचे, डायरेक्शन इसका नीचे होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ता हूँ। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 40 एम्पियर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसमें कितना करंट बह रहा है? 40 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट डिस्टेंस 16 मीटर फ्रॉम द वायर। इस वायर से 16, ये लॉन्ग है वायर, मतलब ये भी कितना लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है। नीचे भी अनगिनत तक गया, अनंत तक गया, ऊपर भी अनंत तक गया, तो इनफाइनाइट लेंथ का है। इससे एक पॉइंट है जो 16 मीटर की दूरी पे है, 16 मीटर के दूरी पर ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो फिर सवाल तो वही रह गया कि B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो देखिए θ1 और θ2 निकालना मेन बात है, क्योंकि I तो 40 है और R कितना होगा? 16 होगा।
तो θ1 और θ2 निकालिए। देखिए मैं अगर इस वायर के अंतिम सिरा को इस पॉइंट से मिलाना चाहूँ तो कैसे मिलाऊंगा, इसको भी अनंत पर ले जाना पड़ेगा ऐसे करके, क्योंकि अनंत पर ये जा रहा है तो इसको अगर मिलाना है इसके अंतिम सिरा को, तो इसका अंतिम सिरा कहाँ होगा, अनंत पर, तो इस लाइन को भी कहाँ पर ले जाना पड़ेगा, अनंत पर। और जब ये अनंत पर इसको आपको ले जाना है तो हम ऐसा मानेंगे कि दोनों लाइन हमेशा मान के चलते हैं कि पैरेलल लाइंस अनंत पे जाके मिलती है, तो ये इन्फाइनाइट पे तो जा ही रहता है, इसका इंड पॉइंट कहाँ है, अनंत पे, तो इसका भी इंड पॉइंट कहाँ पे जाएगा, अनंत पे। तो ये एंगल कितना होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तब जब ये पैरेलल होगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो θ1 है θ2 है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से नीचे भी अनंत पर जाके मिलेगा तो उस समय भी थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो θ1 भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो θ1 θ2 आ गया। अब बात रहा इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो डायरेक्शन ये होगा कि इस पॉइंट को आप अगर मुट्ठी से पकड़िएगा, मुट्ठी से अगर पकड़िएगा इस तरह से, तो ये मुट्ठी बता रहा है कि ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा। इसके चारों तरफ कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैं बना रहा हूँ एक बार सर्कल में, देखिए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ इस पॉइंट के लिए। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, ये जो मैं बनाया हुआ हूँ अभी, मैं मान लीजिए इसको ऐसे बनाता हूँ। मान लीजिए कि अगर करंट का डायरेक्शन ये होता, करंट का डायरेक्शन ये होता कि करंट एक तार है, ये मान लीजिए कलम एक तार है, तो इस कलम से अगर ऊपर की तरफ करंट निकल रहा है तो इसके चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता करना है तो इस कलम को ऐसे पकड़िएगा, इस कलम को ऐसे पकड़िएगा, तो ये मुट्ठी का डायरेक्शन क्या बता रहा है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, मतलब ऐसे होगा। फिर इससे थोड़ा दूर पे जाएंगे तो फिर ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, फिर थोड़ा दूर पे ऐसे होगा, फिर थोड़ा दूर पे ऐसे होगा, मतलब ऐसे करके इनफाइनाइट जो है सर्कल बनेगा, बहुत सारा सर्कल बनेगा, हर एक सर्कल का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो अगर आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा तो इस सर्किल पे टेंजेंट खींचिए इस पॉइंट पर, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा यही होगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट पे कोई पूछ रहा है तो यहाँ पर सर्किल का डायरेक्शन ये होगा, तो ये होगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है तो ये होगा। इसी तरह से अगर इस पॉइंट पर कोई आपको पूछे तो आपको पता है सर्किल का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो टेंजेंट इधर नहीं लेंगे, किधर लेंगे, इधर लेंगे, तो डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इसी तरह से इस पॉइंट पर इसका भी पता है आपको डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इस तरह से इस सर्किल का डायरेक्शन होगा। तो इस पॉइंट पर अगर कोई पूछ रहा है तो तीर किधर लगेगा, इधर लगेगा, टेंजेंट खींच के तीर किधर लगेगा, इधर, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। इसी तरह से आप इसको अगर 3D में व्यू कीजिएगा, खुद से अगर कोशिश कीजिएगा 3D में इमेजिन करने का, तो आपको पता चलेगा इस पॉइंट पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से। तो इस सवाल में ये तो डायरेक्शन निकालना मैं इतना बता दिया, लेकिन इस सवाल में क्या निकालना था, बी निकालना था। तो बी तो आपको पता है μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2। तो sin θ1 का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, और sin θ2 का वैल्यू भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। और देखिए I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 रखिए, R का वैल्यू दिया हुआ है 16 रखिए, μ0/4π का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷ रखिएगा, तो आंसर मिल जाएगा। तो मैं तीसरा नंबर सवाल पढ़ रहा हूँ। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। इस बार भी वायर कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो θ1 और θ2 क्या हो जाएगा, सीधी बात है, पहली बात है कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी इस बार मैं θ1 और θ2 निकालना नहीं बताऊंगा। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द वायर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकालना है, इस वायर से 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। तो बस पिछला वाला सवाल ही है, बस वैल्यू चेंज करना है, तो इसको बना सकते हैं हम, इसको बनाने की कोई जरूरत। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा दूसरा मेथड से इसको मैं बताऊँ, दूसरा मेथड से इस पॉइंट पर निकालना बताऊँ, एम्पियर्स लॉ सीधा लगा कर बताऊँ। तो देखिए, अगर मान लेता हूँ मैं इस वायर को इस तरह से नहीं मान रहा हूँ, इस बार मैं मान रहा हूँ कि ये वायर इस तरह से रखा हुआ है, ज़मीन के नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ, इस तरह से पेन की तरफ है। तो इस वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। सर्किल का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो मान लीजिए ये जो P पॉइंट है, इससे 4 मीटर की दूरी पर मैं जाऊंगा तो ये वाला सर्किल मिलेगा मुझे, हैं, ये वाला सर्किल मिलेगा। तो इस सर्किल पे एक पॉइंट P है और इस सर्किल का रेडियस कितना होगा, 4 मीटर। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B.dl बराबर μ0I। तो अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पॉइंट इस लाइन से कितना, इस वायर से कितना दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे। तो 4 मीटर के रेडियस का एक सर्किल बनाइए, तो वो सर्किल इस P पॉइंट से पास करेगा, पास कर रहा है ना। और मान लेता हूं मैं, आपको ये भी पता है
कि इस सर्किल के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आर फिक्स है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू फिक्स रहेगा, बी रहेगा, हर जगह पे बी रहेगा और वो इस तरह से होगा, हर जगह पे बी होगा, हर जगह पे बी होगा और इसका डायरेक्शन जो है dl। अगर इस पॉइंट पर मैं एक dl थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लूँ dl, तो इस dl और इस dl और यहाँ पर जो b है, मैग्नेटिक फील्ड b है मान लीजिए, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा? देखिए dl का भी डायरेक्शन ये और b का भी डायरेक्शन ये, तो b और dl वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर देखिए अगर dl का डायरेक्शन मैं मानूंगा तो dl का भी डायरेक्शन तो यही होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ, तो दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो ये वास्तव में है क्या? b तो फिक्स है, हर एक पॉइंट पर क्या है? b फिक्स है, b डॉट डी एल लिख रहा हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस इंटीग्रेशन को खोलूंगा अंदर में तो b डी एल कॉस थीटा लिखूंगा, और यहाँ पर कॉस थीटा क्या है? b और dl के बीच का क्या चीज़ है? इस सर्किल पे बहुत सारा पॉइंट है, dl लंबाई का टुकड़ा है ना हर एक पॉइंट पे, तो उस b और dl वेक्टर, अगर b वेक्टर ये है तो dl वेक्टर भी इस पॉइंट पर ये है, उस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, वो फिक्स है हर एक पॉइंट पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 0, और cos 0 जब ये लिखूंगा तो b dl हो जाएगा, ये b डॉट dl खत्म होकर के अब क्या हो गया? b dl केवल हो गया, वेक्टर का चिन्ह हट गया, डॉट प्रोडक्ट हट गया, क्योंकि डॉट तो मैं यहीं पर खोल चुका हूँ। अब देखिए b हर एक पॉइंट पर फिक्स है, b इस सर्किल के प्रत्येक पॉइंट पर फिक्स है, तो मैं b को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले सकता हूँ। तो मैं b को अगर इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लूंगा तो ये साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा। और बताइए साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब क्या है? इस सर्किल पे बहुत सारा dl लेंथ का टुकड़ा है, बहुत सारा dl, इस सारे dl को जोड़िएगा तो इस सर्किल का कितना आ जाएगा? dl को जोड़ने पे इस सर्किल का जो है सरकमफेरेंस आ जाएगा, और इस सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई r, और r की जगह पर कितना लेंगे? 4 सेंटीमीटर। भाई सर्किल का सरकमफेरेंस dl सारे dl को मैं अगर जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई r। तो 2 पाई r बराबर म्यू नॉट आई। तो देखिए b बराबर क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो म्यू नॉट आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू आपको 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, और r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू है आपको, r का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर लिए है ना। तो ये इस तरह से होता है। तो लेकिन ये करंट यहाँ पर कितना होगा? इस वायर से आप कितना, देखिए इस सर्किल से कितना करंट पास कर रहा है? आई करंट पास कर रहा है। तो यहाँ पर पास इस सर्किल के सरफेस एरिया से अगर मैं मान लूँ कि ये सर्किल एक इमेजिनरी मटेरियल का बना हुआ है, तो इस मटेरियल से कितना करंट पास कर रहा है उस करंट को लिखते हैं यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए अगर कोई दूसरा सवाल हो जिसमें आप अगर सर्किल इस तरह से हो, उस सर्किल का मटेरियल आप माने हैं इस तरह से, और इसमें 3 वायर हो, ये वायर कहीं पर भी हो सकता है, इससे हमको कोई बहस नहीं है कि सेंटर पर ही होगा, इससे ऐसा कोई बहस नहीं है। तो म्यू नॉट आई अगर मैं लिखूंगा इस पॉइंट पर b डॉट डी एल, इस सारे dl को जोड़ करके मान के चलिए कुछ भी होगा, b डॉट डी एल बराबर, अगर इस समय हमको म्यू नॉट आई लिखना है, ये होता है फॉर्मूला। तो मान लीजिए इसमें I1 बह रहा है इस वायर में ऊपर की तरफ, एक दूसरा वायर है जिसमें I2 बह रहा है नीचे की तरफ, एक तीसरा वायर है जिसमें I3 बह रहा है नीचे की तरफ। तो नेट ऊपर की तरफ कितना बह रहा है? अगर मैं नेट को ऊपर की तरफ मानता हूँ, ऊपर की तरफ मानूंगा तो I1 प्लस I3 तो ऊपर की तरफ बह रहा है, और I2 नीचे की तरफ बह रहा है, तो नेट ऊपर कितना बह रहा है? I1 प्लस I3 माइनस I2। लेकिन अगर कोई नेट नीचे की तरफ लिखना चाहे तो I2 माइनस I1 माइनस I3 लिखेगा, अगर कोई नेट नीचे की तरफ लिखना है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस सर्किल का, लेकिन ये एक सर्कल पार्ट है और इस सर्किल का रेडियस जो है r दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है b मान लीजिए इस सर्किल पे के हर एक पॉइंट पर फिक्स है, अगर मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए, तो b डॉट डी एल, b बाहर आ जाएगा और dl यहाँ पर dl का इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अगर b भी हर एक पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग हो, तो फिर हर एक पॉइंट का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, उसका आपको फंक्शन दे देगा। तो सिखाना मैं इतना ही चाह रहा था कि आप इतना सीखो, बाकी ये जब केस आता है सवाल में तब इस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। इसको बस आप इसमें इतना सीखो कि नेट आई यहाँ पर कितना लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर अब हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखते हैं, 3 हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट √3a/2 मीटर फ्रॉम ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ a मीटर कैरिंग ए करंट I एम्पियर। द पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द वायर। देखिए एक वायर है जिसका लंबाई कितना है? a, लेंथ a है, एक वायर है, ये वायर रहा, इसका लेंथ कितना है? a है। कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट p है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या? किसी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर खींचिए, लेकिन वो पॉइंट इसका क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट, तो जाके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो देखिए मैं मान लेता हूँ ये मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ। ये वायर है,
इसमें करंट I बह रहा है। तो इस पॉइंट से √3a/2 दूरी पे, √3a/2 दूरी पे एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। द पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द वायर, हाँ द पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द वायर। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा, फॉर्मूला यही निकालिएगा। लगाने से पहले आपको तो क्या निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा1 और थीटा2। तो सवाल पूरा इसी बात पे बेस्ड है कि आप थीटा निकाल दो और बना दो, कुछ नहीं करना है सवाल में, बस थीटा निकाल लेना है, बाकी चीज़ तो देखिए थीटा कैसे निकालेंगे। अगर मैं ये थीटा1 है, ये थीटा2 है, तो ये कितना होगा a/2 और ये कितना होगा a/2, क्योंकि ये उसका पूरा लेंथ a/2 क्या होता है a। तो देखिए अगर tan θ1 लिखूँ मैं, tan θ1 बराबर क्या लिखूँगा, p/b परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्रेंगल को देखिए तो a/2 अपॉन √3a/2, 2 से 2 कटा, a से a कटा, 1 अपॉन √3 हो गया। तो कितना tan 30 डिग्री का होता है 1/√3, यानी कि θ1 कितना हो गया 30। तो θ1 अगर 30 हो गया तो इसी तरह से निकालेंगे θ2 तो वो भी 30 हो जाएगा। तो θ1 बराबर θ2 बराबर 30। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, μ.I/2πr sin θ1 प्लस sin θ2। I का वैल्यू तो I ही रखिए, और R कितना होगा, R तो ये वाला दूरी होता है ना, तो √3a/2, R को कितना रखिएगा √3a/2, और sin θ1 को कितना रखिएगा sin 30 डिग्री है, और sin θ2 को क्या रखिएगा sin 30 डिग्री। तो ये जुड़ के 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इस पर डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे करेंगे नीचे की तरफ आएगा डायरेक्शन, बाकी आप उस तरह से निकालो, डायरेक्शन बता चुके हैं। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ रहा हूँ। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 3a मीटर इज बेंट टू फॉर्म bent in the form of equilateral triangle. Calculate the magnetic field induction at one of the vertex of the triangle if the current I ampere is flowing in the wire. देखिए कह रहा है कि एक 3a लंबाई का वायर है, ये वायर है, इस वायर का लंबाई है 3a। तो इसका मान लीजिए आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए, इसको मोड़ करके आप क्या बना दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों भुजा बराबर होता है। बताइए इस वायर का लंबाई बराबर होगा इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के। तो इसका वायर का लंबाई अगर मान लीजिए इसके वायर इस ट्रायंगल का साइड कितना के बराबर होना चाहिए, 1 के। देखिए ये 5वां नंबर सवाल में जो है, देखिए एक वायर दिया हुआ है जो 3a लंबाई का है। तो देखिए अब हम 5 नंबर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। एक वायर है जिसका लेंथ 3a दिया हुआ है, इस वायर का लंबाई कितना दिया हुआ है 3a। इसको मोड़ करके आप एक ट्रायंगल बना दिए। कौन सा ट्रायंगल बनाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बताइए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का भुजा का लंबाई कितना होगा, a होगा ना, क्योंकि ये भी a होगा, अगर ये a होगा तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। और जब तीनों a होगा तभी तो जोड़ के 3a के बराबर होगा, क्योंकि वायर तो वही है, वायर का लंबाई तो फिक्स है अभी भी। तो ठीक है 3a हो गया। तो इसके इस पॉइंट पर अगर आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो कैसे निकालिएगा, करंट I बह रहा है, कितना बह रहा है, I बह रहा है। और देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब भी करंट साइकिल में, अगर आपको कहीं पर मैं इस ट्रायंगल के अंदर में अगर कोई भी पॉइंट बताऊँ और वहाँ पर बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा, आप सब तीनों वायर की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा, फिर देखिएगा तीनों का डायरेक्शन क्या है, और फिर उसका वेक्टर समेशन कीजिएगा। लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा याद रखो कि जब भी पॉइंट इस साइकिल में भरा है तीनों करंट, और इसीलिए तीनों साइकिल में भरा है, किसमें, साइकिल में, एक साइकिल में। तो इसके अंदर में कोई भी पॉइंट होगा ना, उस वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तीनों वायर की वजह से या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ये फिक्स है। तो हमेशा आप मैग्नीट्यूड निकालो और जोड़ो जब मैग्नीट्यूड का बात हो। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि देखिए कोई भी वायर है और ये पॉइंट है, इस वायर पर ही कोई पॉइंट ले लिया और यहाँ पर आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो आप ऐसे सोचना, कुछ बच्चा तो ऐसे सोचेगा μ0/4πr sin θ1 प्लस sin θ2, कहेगा कि यहाँ पर तो r जीरो है इस पॉइंट का, क्योंकि ये तो वायर पे ही आ गया, r जीरो है, और बोलेगा r को जीरो रख दो और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो ये गलत है, इनफाइनाइट आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये जो है जिस इक्वेशन का ये रिजल्ट है, ये किस इक्वेशन का रिजल्ट है, ये इस इक्वेशन का रिजल्ट है, बायोट-सावर्ट लॉ का ये रिजल्ट है, μ0/4π I dl × r अपॉन r3, dl × r अपॉन r3। तो यहाँ पर जो r वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है, r वेक्टर जीरो वेक्टर है,
क्योंकि ये पॉइंट वेक्टर है। तो आर वेक्टर जीरो वेक्टर है तो यहीं पर चीज़ जीरो हो गया। जीरो वेक्टर से आप डीएल वेक्टर को गुणा कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अगर वायर पर ही कोई पॉइंट आ गया तो उस वायर की वजह से, तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। और इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर इस वायर और इस वायर के लिए आर वेक्टर क्या है, एक जीरो वेक्टर है। और जीरो वेक्टर से जब आप गुणा कीजिएगा किसी भी वेक्टर को तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जीरो वेक्टर है आपका जीरो है, तो इस पॉइंट इस वायर की वजह से केवल होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर को अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूँ, एक परपेंडिकुलर मैं खींच रहा हूँ, तो बताइए परपेंडिकुलर खींचिएगा ना तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए ये भुजा जब ये यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालिएगा इस लाइन पे तो ये दो बराबर भाग में इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा a/2 और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a/2। तो ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2 हो जाएगा और ये भी। तो देखिए यहाँ पर जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा इस लाइन पे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखिए यहाँ से जो है मैं परपेंडिकुलर डाला हूँ इस लाइन पे, तो देखिए परपेंडिकुलर जब ये डालूंगा ना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर इस भुजा को बाइसेक्ट कर देगा। यानी कि अगर इसका भुजा का लंबाई a था तो ये a/2 हो जाएगा इसका लंबाई, और इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा, a/2। और ये तो a है ही और ये तो a है ही। ठीक है, तो देखिए और ये आपको पता है कि ये भी कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, और ये कितना होगा 30 डिग्री। अच्छा इतना तो पता चल गया। तो देखिए अगर ये a है तो a cos 30 क्या होगा, ये वाला लंबाई कितना होगा, अगर ये a है तो ये वाला लंबाई कितना होगा, ये वाला लंबाई a cos 30। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ये वायर है और इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूँ तो r का वैल्यू कितना होगा, a cos 30 डिग्री। और a cos 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, √3a/2। तो r का वैल्यू कितना आ गया इस सवाल के लिए। इस सवाल में अगर आपको निकालना हो इस वायर की वजह से निकालिएगा तो r का वैल्यू √3a/2 लीजिएगा सबसे पहली बात इस फॉर्मूला में। और sin θ1 तो देखिए एक तो 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो sin θ1 भी 30 डिग्री और sin θ2 भी sin 30 डिग्री। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 + 1/2 1, sin 30 डिग्री + sin 30 डिग्री 1। और r का वैल्यू कितना लीजिएगा, √3a/2। a क्या है यहाँ पर, अगर इसका लंबाई 3a है तो ये कितना होगा, a होगा। ठीक है, √3a/2 होगा r का वैल्यू, और बाकी कॉन्स्टेंट है। और i का वैल्यू कितना दिया हुआ है, i दिया हुआ है, बस रखिए आंसर आ जाएगा। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ रहा हूँ। ए यूनिफॉर्म वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इफ इट्स साइड कैरीज ए करंट ऑफ I एम्पियर। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसका साइड का लेंथ दिया हुआ है a, और इसमें साइकिल में करंट बह रहा है। किस में बह रहा है, साइकिल में। और इसके अंदर में, अंदर का मतलब हुआ है आपको सेंटर पे कह रहा है। सेंटर का मतलब होता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। क्या, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए मान लेता हूं मैं इसके सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए सेंट्रोइड पे जब ये मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना हो तो आप समझ जाइए कि मैं एक बार बना रहा हूं। देखिए आपको पता है कि ये पॉइंट इस ट्रायंगल के मिड में आ रहा है, बीच में आ रहा है, यानी कि अंदर में आ रहा है। तो इस पर इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन, या मतलब इसके वजह से जो होगा डायरेक्शन यहाँ पर बाहर होगा। तो इस वायर के वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा, और इस वायर के वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका बाहर की वजह से होगा। मैं एक का अगर बाहर निकाल रहा हूँ तो सारे का बाहर ही होगा। यानी कि आप जो है डायरेक्शन में केवल ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्शन आप डायरेक्ट जोड़ोगे तीनों का निकाल के। अब देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक लॉजिक दे रहा हूँ, जिस लॉजिक से ये पता चलेगा कि इस तीनों के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा यहाँ पर वो भी सेम होगा। तो किसी एक के वजह से निकालो और उसको 3 से गुना कर दो तो नेट। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस वायर ए बी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी को मैं रख रहा हूँ BAB, अगर इसको मैं B मानता हूँ तो B नेट एट O, मैं इस पॉइंट को O कर रहा हूँ, तो B नेट एट O कितना के बराबर होगा 3B के, क्योंकि इसके वजह से भी B, इसके वजह से भी, इसके वजह से भी, और तीनों B का डायरेक्शन क्या, ऊपर, तो तीनों B जुड़ जाएगा। तो नेट मिला के ये 3B किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो अब देखिए B का वैल्यू कैसे निकालिएगा। तो B के वैल्यू निकालने के लिए पहले ये R दूरी निकालिए। कितना निकालिए, ये R दूरी, ये ही ना होगा। अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा इस पॉइंट के लिए μ0I/4πr, तो ये दूरी क्या होगा, R होगा। अब ये दूरी कैसे निकालिएगा, ये दूरी कैसे निकालिएगा। तो ये दूरी निकालने के लिए अगर मैं देखिए ये कितना होगा, जब ये देखिए
ये साइड और ये साइड का लंबाई सेम होगा और इस साइड का लंबाई सेम होगा, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है। 3 बराबर हिस्से में ये ट्रायंगल को बांट रहा है। ये 3 ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है इसमें हमेशा, याद रखिए। इसमें ज़्यादा मैं गणित नहीं बता सकता हूँ अभी। तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, ये याद रखिए। सेंट्रॉइड से मैं मिला रहा हूँ तो ये भी 30, ये भी 30, मतलब बराबर बराबर बांटेगा। तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। तो देखिए पहले मैं इसका लंबाई निकालूंगा और फिर इसके लंबाई को अगर मैं x कहूँ तो x sin 30 क्या होगा, r के बराबर होगा। x sin 30 r के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये तो परपेंडिकुलर है। तो x sin 30 कितना के बराबर होगा, मैं इसको कह रहा हूँ x, तो x sin 30 कितना होगा, r के बराबर। और r ही हमको निकालना है। अगर b निकालना है तो μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2। तो देखिए θ1 भी 30 डिग्री है, θ2 भी 30 डिग्री, तो θ1 और θ2 तो निकाल चुके हैं। sin 30 प्लस sin 30 यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस सवाल में 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू कितना होगा, 1। अब इसमें I हमको दिया हुआ है तो R अब निकालने का बात रहा। तो देखिए R कैसे निकालिएगा, देखिए मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हूँ, अगर मैं इसको x कहा हूँ तो x cos 30 और फिर ये भी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा x, ये वाला दूरी कितना होगा x cos 30। ये अगर x है तो ये कितना होगा x cos 30, तो ये भी x है तो ये भी कितना होगा x cos 30, यानी कि x cos 30 प्लस x cos 30 कितना के बराबर आना चाहिए, a के बराबर आना चाहिए। तो x कॉमन आया तो √3/2 प्लस √3/2 कितना के बराबर, a के बराबर। तो ठीक है, तो x कितना के बराबर आ गया, a/√3 के बराबर आ गया। तो x को अगर a/√3 रखिएगा यहाँ पर इसको अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे r निकालने के लिए, तो r बराबर कितना है x sin 30 यानी कि x/2 और x मैं कितना निकाला हूँ a/√3, तो ये कितना हो जाएगा a/√3 रखिएगा x को तो a/2√3। तो r का वैल्यू ऐसे आ गया। तो r का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, I दिया हुआ है sin θ1 sin θ2 आपको पता है कि 30 डिग्री 30 डिग्री, तो sin θ1 प्लस sin θ2 कितना होगा 1 के बराबर होगा। तो इसमें जो ये वाला चीज़ निकलेगा ये कितना के बराबर आएगा, b ड्यू टू 1 वायर की वजह से। तो नेट निकालना है तो कितना करना पड़ेगा, इसको फिर 3 से गुना कीजिएगा, ठीक है। अगर नेट निकालना है ये तो कितना हो जाएगा, ये तो केवल 1 वायर की वजह से आएगा, लेकिन इसको 3 से गुना कीजिएगा तब ना नेट आएगा। तो नेट निकालने के लिए जोड़िएगा तीनों को। तो देखिए अब मैं 7th सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। 7th सवाल में क्या कर रहा है कि एक 6A लंबाई का वायर है और इसको आप मोड़ करके एक रेगुलर हेक्सागन बना रहे हैं। और इसमें हेक्सागन बनाइएगा। देखिए रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है, 6 भुजा होना चाहिए हेक्सागन का मतलब, और रेगुलर का मतलब सारे भुजा का लंबाई सेम होना चाहिए। सबको a होना पड़ेगा तभी ना a प्लस a प्लस a प्लस a मतलब 6a हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन इफ इट साइड कैरीज ए करंट I। तो हेक्सागन मैं बना रहा हूँ, देखिए पहले ये हेक्सागन है, इसमें I करंट बह रहा है तो साइकिल में बहेगा। तो साइकिल में जब ये बहेगा तो आपको अगर इसके सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो आपको पता है कि हर एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन सेम होगा, पहली बात। अब मैं एक बार के लिए दिखाता हूँ कि कैसे सबके वजह से मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो अगर सारे वायर की वजह से मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सबके वजह से क्या होगा डायरेक्शन, तो यहाँ पर ऊपर में होगा, ऊपर होगा, ऊपर की तरफ। और अगर मान के चलिए मैं एक बता रहा हूँ अभी कि सबके वजह से बी ही होगा, तो अगर आपको नेट निकालना है तो किसी एक की वजह से निकालिए और उसको 6 से गुना कर दीजिए। तो बी नेट अगर निकालना है एट ओ, बी नेट एट ओ, तो आप क्या लिखिएगा 6 टाइम्स बी ड्यू टू 1 वायर, यही लिखिएगा ना। अब बता रहा हूँ क्यों होगा सेम। देखिए मैं इस पॉइंट को ये मिला रहा हूँ, देखिए सेंटर उस पॉइंट को, सेंटर का दूरी हर एक वर्टेक्स से क्या होता है सेम होता है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, ये दूरी बराबर होगा, ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई सारा लंबाई बराबर होगा। और पता है ये लंबाई सब लंबाई बराबर है और ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो सब आइडेंटिकल ट्रायंगल है। सब ट्रायंगल क्या है, आइडेंटिकल ट्रायंगल। तो देखिए सब ट्रायंगल आइडेंटिकल ट्रायंगल है। तो ये अगर इस ट्रायंगल के लिए ये r होगा ना, इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये क्या होगा, उस फॉर्मूला के लिए ये r का वैल्यू होगा इसका हाइट। तो इसमें भी ये हाइट तो सेम ही होगा क्योंकि दीज ऑल ट्रायंगल्स आर आइडेंटिकल ट्रायंगल। ये जितना ट्रायंगल बना रहे हैं हम सब ट्रायंगल क्या है, आइडेंटिकल ट्रायंगल। तो सब के वजह से ये जो r होगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू सेम होगा। अब देखिए r का वैल्यू सेम होगा तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये एंगल हेक्सागन में ये वाला एंगल, ये जो 2 वर्टेक्स को मिलाने वाला सेंटर से रेखा है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 60। तो जब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालिएगा
तो ये भुजा बराबर, तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल था? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के इस वाले भुजा से अगर आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं सामने वाले भुजा पे, और ये भुजा बराबर है, तो आपको पता है कि ये एंगल बराबर है, तो ये 60 था, तो ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। तो देखिए ये भी 60, ये भी 60, तो बताइए ये 60, ये 90, तो ये कितना 30, ये भी 30। तो मैं इसको अगर यहाँ पे बना रहा हूँ, एक जगह से अलग बना रहा हूँ इस ट्रायंगल को, तो देखिए ये ट्रायंगल ऐसे था, तो ये 60, ये 30 होगा ना, है, और ये भी 30 होगा, और ये दूरी r होगा, और इस वायर में करंट कितना बह रहा है? I बह रहा है। तो इस पॉइंट पर इसके वजह से अगर B लिखूंगा मैं, B ड्यू टू 1 वायर, तो ये कितना के बराबर आएगा? एक वायर की वजह से है, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, और r तो इसका हाइट होगा, तो r कितना के बराबर होगा? r कितना के बराबर होगा? देखिए ये भी 60, अगर मैं इस ट्रायंगल को फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए बिना हाइट वाला ट्रायंगल जिसमें r वाला लाइन नहीं खींचूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ये तो हमको पहले से पता था, हेक्सागन में ये 60 होता है, 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 मतलब 6 को ऐसा 60 बनेगा ना हेक्सागन में, तो 6 6 36, तभी ना पूरे का चारों तरफ 360 है। हेक्सागन में आपको बताते हैं हम एक बार के लिए, ये रेगुलर हेक्सागन है, इसके सेंटर से अगर आप ये वाला मिलाइएगा और ये वाला मिलाइएगा, ये वाला मिलाइएगा, ये वाला मिलाइएगा, ये वाला मिलाइएगा, इस सब भुजा का लंबाई सेम, इसका सबका भुजा का लंबाई सेम, तो ये सब एंगल भी सेम होगा, ये सब एंगल भी सेम होगा, क्योंकि ये वाला भुजा का लंबाई सब में सेम है, ये ए है, ये एंगल सेम होगा। तो ये सभी एंगल को जोड़िएगा, ऐसा कितना एंगल है? 6 एंगल है, तो 6 एंगल को जोड़िएगा तो 360 पूरना चाहिए ना, तो एक एंगल कितना होगा? 60। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसका भुजा का लंबाई और इसका भुजा का लंबाई सेम होगा, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो इस दोनों का समेशन तो आपको पता है 120 के बराबर होगा, तो इसको भी 60 होना पड़ेगा और इसको भी 60 होना पड़ेगा, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो अब तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये अगर ए तो ये भी ए, ये भी ए, तो मतलब ये ए, ये ए, ये ए, ये पूरा ए, और ये भी ए, तो ये अगर ये हाइट निकालना है तो a cos 30 डिग्री होगा, तो r का वैल्यू कितना हो गया? a cos 30 डिग्री, a cos 30 डिग्री मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, r का वैल्यू 4 पाई r, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r, मैं r की जगह पे क्या लिख रहा हूँ? a cos 30 डिग्री। ये कितना है? θ1 θ2 कितना के बराबर है? 30 डिग्री के बराबर, तो साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री, इसको हल करेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा? एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो अगर सब की वजह से निकालना है तो इसको 6 से गुना कीजिएगा, आ जाएगा नेट, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बना रहा हूँ, इसमें क्या है? सवाल वही है, इस बार 5a लेंथ का लंबाई, 5a लंबाई का वायर को पेंटागन बना दिया, तो पेंटागन में बताइए, पेंटागन रेगुलर पेंटागन है, तो सारे भुजा का पेंटागन का लंबाई कितना होगा? a होगा, तो देखिए मैं पेंटागन बना रहा हूँ, अब देखिए इसके सेंटर पे कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द पेंटागन इधर साइड का है, इसमें करंट कितना भरा है? I, तो साइकिल में भरा है, और इसके सेंटर पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, तो बताइए सेंटर से अगर इस भुजा को, इस वर्टेक्स को मिलेगा, इस वर्टेक्स, तो इसका लंबाई और इसका लंबाई सेम होगा, इसी तरह से इसका भी लंबाई सेम होगा, इसी तरह से इसका भी लंबाई सेम होगा, और इसी तरह से इसका लंबाई सेम होगा। लग तो नहीं डाला मैं, लेकिन सबका सेम है, फोटो में अच्छा से नहीं बन पाया है, सबका लंबाई सेम होगा। अब बताइए इसका भुजा का लंबाई, इस भुजा का लंबाई, इस भुजा का लंबाई, इस भुजा का लंबाई, इस भुजा का लंबाई, सबका लंबाई भी सेम है, यानी कि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, उतना ही ये एंगल होगा, उतना ही ये एंगल होगा, उतना ही ये एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसा, आइडेंटिकल ट्रायंगल है, तो सारे का एंगल सेम होगा, और सारे एंगल का समेशन कितना होना चाहिए? ये सब x x x अगर मैं लूँ तो मैं 5x बराबर कितना होगा बताइए? 360 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 पंचे 360 बट्टा 5 है, यानी कि 5 7 35 1 36 72 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया? 72 डिग्री। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालिएगा इस ट्रायंगल को, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और उसको 5 से गुना कर दीजिए, 5 की वजह से आ जाएगा। एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, एक वायर की वजह से, उसको 5 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और आपको पता है कि सबकी वजह से डायरेक्शन भी सेम होगा, इसलिए मैं जोड़ दिया नेट। तो देखिए इस सब की वजह से क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, तो मैं एक की वजह से अगर निकालूंगा तो इस ट्रायंगल को मैं पहले बनाता हूँ। इस ट्रायंगल में ये कितना है? 72 डिग्री। ये कितना है? 72 डिग्री। ये 72 डिग्री है, और इस भुजा का लंबाई a है, ठीक है। तो बताइए ये दोनों एंगल का वैल्यू सेम होगा, क्यों? क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भुजा का लंबाई बराबर है, तो ये एंगल सेम होगा। तो मैं मान लेता हूँ इसको x, तो ये कितना होगा? अगर मैं इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो थीटा नहीं मानता हूँ, इसको मैं फाई मानता हूँ, क्योंकि थीटा मानूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एक थीटा और आएगा,
इसलिए तो मैं इसको 5 मान लेता हूँ। तो 5 + 5 + 72 डिग्री कितना के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तो 180 के बराबर होगा तो 2π बराबर होगा कितना के? 180 - 72 यानी कि 108। और 108 के बराबर ये होगा तो ये कितना के बराबर होगा? 54 के बराबर होगा। और ये 54 के बराबर होगा। ये कितना होगा? 54। तो ये तो अब मैं इस ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूँ। इस ट्रायंगल में ये कितना है? 54 डिग्री। ये कितना है? 54 डिग्री। ये कितना है? 72 डिग्री। तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये दूरी ही आर का काम कौन करेगा? ये दूरी आर का काम करेगा। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ठीक है। अब देखिए ये आर को कैसे निकालिएगा बताइए। ये a/2 होगा और ये भी कितना होगा? a/2 होगा। तो मैं अगर इसको मैं x कहूँ तो x cos 54 x sin 54 क्या है? x sin 54 डिग्री ही तो r है। r बराबर कितना है? x sin 54 डिग्री r बराबर है। और a/2 कितना के बराबर है? x cos 54 डिग्री। तो x cos 54 डिग्री बराबर कितना होगा? a/2। तो यहाँ से sin 54 आप कैलकुलेटर में देख लीजिए, ये याद नहीं है मुझे अभी, तो sin 54 का आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। याद होना चाहिए वैसे मैथ वाले स्टूडेंट को, जो नीट के हैं उसको तो याद ही नहीं होगा बिल्कुल भी। तो 54 डिग्री का मान देख लीजिए आप, cos 54 का कितना होता है। और cos 54 का मान रखिएगा तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और जब उस x को यहाँ से x कितना निकालेगा? a/2 cos 54। और जब मैं इसको इसमें रखूँगा x को तो कितना हो जाएगा? a/2